हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 14 में। तो आज हमारा दो लेक्चर आएगा, लेक्चर 14 और लेक्चर 15। और लेक्चर 14 और लेक्चर 15 जो है थोड़ा टफ क्वेश्चंस है, क्योंकि इसको भी हम वहीं से कलेक्ट करे हैं, एनसीईआरटी का जो कॉलेज है वहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो 4 लेक्चर मैं इसी के लिए लेके आऊँ कि थोड़ा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी हो तो आप आराम से करके आएँ। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा ब्लर टाइप का है, लेकिन क्वेश्चंस मैं पढ़ के बताऊँगा। लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी मतलब कि उसको आप देखिएगा तो ब्लर दिखेगा, है ना, लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर। आप देखिए, हम पहले ही आपको क्वेश्चन की क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हम पूरे इंटरनेट में कहीं ना कहीं से सर्च करते हैं और सर्च करने में हमको क्वेश्चंस का क्वालिटी एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। तो तब भी हम ये क्वेश्चंस आपके लिए सर्च करके लाते हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस के क्वालिटी के बारे में आप कुछ ना कहें, इस पर आप भी मेहनत कीजिए पढ़ने के लिए। हम क्वेश्चन सर्च करने में बहुत मेहनत करते हैं। हम ऐसा ही नहीं कि कोई भी बुक रखे हुए हैं और उससे बस स्कैन करते हैं और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सब तो आप बुक में रखे ही होंगे, प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे, तो वो क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहा होगा। तो हम ये 500 क्वेश्चंस के सीरीज़ में आपको कुछ क्वालिटी के क्वेश्चंस दें, ताकि आपके एग्ज़ाम में 25 में से मैक्सिमम मार्क्स आ ही जाए। तो आइए हम लोग बिना लेट करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि बुनियादी जो बेसिक एजुकेशन है, इसको हम लोग महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये आज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वन की, रचनावाद सीखने का एक सिद्धांत। रचनावाद का मतलब कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ लर्निंग क्या है, तो सीखने, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव वे है का मतलब कि आप कोई चीज़ को अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि सीखने वाला अद्वितीय की पहचानता है, यानी कि यूनिकनेस आप में होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हैं तो आप अलग तरह के यूनिक हैं, आप लर्नर जो है एक यूनिक लर्नर है ना। मतलब कंस्ट्रक्टिव का मतलब देखिए, आगे ऑप्शन देख के ही समझ में आना चाहिए। रटने का महत्व देती है, तो रटना तो ऐसे ही फेल हो गया। शिक्षक की यात्रा पर संकेंद्रित होती है, यानी कि फोकस्ड ऑन द टीचर क्वालिफिकेशन। टेक अबाउट द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द स्कूल, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव लर्नर है तो इसका मतलब आप यूनिकनेस आप में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 23 कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये किसको डील करता है, ये किससे रिलेटेड है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए बार बार पढ़ रहे हैं, उसी तरह से कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वो किससे रिलेटेड है। तो सभी लड़कियों से, मतलब सभी लड़कियों को शिक्षा वहाँ पे मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों की शिक्षा मिलती है। समाज के सुविधा वंचित, यानी कि डिसएडवांटेज बिलोंग्स टू, अच्छा, डिसएडवांटेज यानी कि जो सुविधा से वंचित है वो सब लड़कियों को उसमें शिक्षा मिलती है, या मेधावी लड़कियों को मिलती है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है दोस्तों, कि जो लड़कियां सुविधा से वंचित है उनको कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या मिलता है, प्रवेश मिलता है। तो क्वेश्चंस का क्वालिटी आप देखिए, बस उसके ब्लरनेस पे मत जाइए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो चारों दिया हुआ है उसमें एक ऐसा जो है ना, उसमें जो अच्छा पाठ्यक्रम की विशेषता में वो नहीं आता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 24 यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक अच्छा पाठ्यक्रम में लचीलापन होता है। हाँ, लचीलापन तो होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम समुदाय केंद्रित होता है, यानी कि सिलेबस ओरिएंटेड होता है। एक अच्छा पाठ्यक्रम रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि इनकरेज द क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये भी आपको सही ही लग रहा होगा। नेक्स्ट वन है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त करता है, यानी कि गुड सिलेबस। अच्छा, यहाँ नहीं छूट गया था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यानी कि यही ऑप्शन पूछ रहा था, है ना, नहीं पूछ ही रहा था। तो ऐसा थोड़ी है कि गुड सिलेबस डज नॉट प्रोवाइड स्कोप ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन। जो अच्छा जब सिलेबस रहेगा तो सेल्फ एवेल्यूएशन का नहीं प्रोवाइड करेगा। यानी कि ये आंसर हमारा 4th नंबर इसका होगा। नहीं पूछ रहा था तो ये 4th नंबर होगा। नेक्स्ट वन हो, जब भी आपके निगेटिव सेंस में, एक बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी बच्चों, कि जब कभी भी आपको निगेटिव सेंस में कोई क्वेश्चंस पूछे तो आप एकदम से अलर्ट हो जाइए चाहिएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे ही निगेटिव सेंस में क्वेश्चंस पूछे तो आप अलर्ट होकर आंसर लगाइएगा। निगेटिव सेंस का क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन है 25 दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, आत्मोलोपित, इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन इज एन एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में सेल्फ रियलाइजेशन का क्या महत्व है। तो क्या कहता है, ये कहता है व्यक्ति के नैतिक विकास, इसके बाद है सामाजिक विकास, अंतःशक्ति का विकास, व्यक्ति का भावनात्मक विकास। तो देखिए, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिएगा तो डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। जब आप किसी चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन करने लगिएगा तो आपके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि व्यक्ति के अंतःशक्ति का विकास, है ना। 25 का आंसर जो होगा व्यक्ति के अंतःशक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट वन है दोस्तों, कह रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग टेक प्लेस इफ, प्रभावी शिक्षण संभव है ना। प्रभावी शिक्षण संभव है जब शिक्षक,
तो शिक्षक क्या होना चाहिए, विद्यालय को साफ सुथरा रखते हो, विद्यालय में पुस्तकालय में बैठते हो, बेहतर वेतन पाते हो, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हो। तो यही 4 नंबर ऑप्शन होगा कि तभी प्रभावी होगा जब वो उपयुक्त शिक्षण विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर वो उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसके लिए पहले ही आपको माफ़ी चाहता हूँ ये क्वेश्चंस के लिए, लेकिन कंटेंट अच्छा है। कह रहा है सीधा शिक्षण अधिगम यानी कि टीचर लर्निंग, ठीक है, प्रक्रम हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक प्रभावी प्रणालियाँ कौन है। यानी कि यहाँ पे बहुत सा प्रणाली दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रणाली क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा कार्य देखना, नोट लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना और किताब पढ़कर पढ़ाना। तो आपको पता होगा व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब हम देंगे वो सबसे अच्छा होगा। तो इसका आंसर 3rd है। नेक्स्ट वन है दोस्तों 27, ये कैसे आ गया 26, 27, ये यस राइट है। 28 कि 6ठी कक्षा का एक शिक्षक ने विद्यार्थियों के सामने शारीरिक हिस्से से संबंधित कुछ कार्य फिर से मैं पढ़ता हूँ। 6ठी कक्षा के एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को मानव शरीर के हिस्से से संबंधित कुछ कार्य कक्षा में लाने के लिए कहा, यानी कि कुछ कार्य करके लाने के लिए कहा। विद्यार्थी 4 अलग अलग चीज़ें घर से लेकर आते हैं, है ना। तो उनमें से कौन सा सृजनात्मक है। सृजनात्मक का एक बार इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, क्रिएटिव, है ना। ये मतलब कौन सा अलग सोच रखता है, आपको ये बताना है। तो मानव शरीर का स्वयं चित्रण, यानी कि एक बच्चा फिगर बना के ले आया, एक बच्चा मतलब ये ब्लैक एंड वाइट फिगर लेके आया, एक बच्चा कलर फिगर लेके आ गया। चलिए, एक बच्चा चार्ट पर बना के लाया, और एक बच्चा क्या कह रहा है कि मानव शरीर के टुकड़ों को प्रलोकित, ठीक है, पजल तैयार करके लाया। तो ये सब में ये तो पहले से पुराना चलाया हुआ मेथड है, और ये बच्चा कुछ अलग सोच कर लाया, यानी कि मानव शरीर से उसको क्या कर रहा है, कटआउट बना के लाया और एक पजल बना के लाया। जैसे कि आप लोग पजल खेलते होंगे ना, बंदर का फिगर आ जाता होगा, उसको तोड़ के दिया और रहता है, समा के पजल्स बनाना रहता है, ठीक है, या कोई फिगर बनाना रहता है, घर वगैरह बनाने वाला पजल्स आप लोग खेले होंगे। तो ये थोड़ा अलग सोचा, लिंक से हट के, तो क्रिएटिव थिंकिंग इसी को तो कहते हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि अपनी कक्षा में विनोद, अच्छा विनोद तो आजकल प्रचलित है, तो अपनी कक्षा में विनोद एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अच्छा, तो आप उसके शिक्षक होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पहले भी हम बात करे थे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उसे जगह देने के लिए कहते हैं, ढेर सारे दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, विशिष्ट शिक्षक का प्रबंध करेंगे, तो गलत है, ठीक है। हमारा आरटी एजुकेशन ही कहता है कि सभी को एक समान शिक्षा देना है। अभिभावकों को विशिष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों का, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा, तो दूसरा क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि हम वो बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है। तो दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए जो सामग्री उपयोग होता है उसका हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 जो क्वेश्चन से कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप आसपास के पर्यावरण में मौजूद पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, है ना। तो पहला जो है इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पार्क के क्षेत्र में भ्रमण की व्यवस्था करना चाहिए, आपको पौधे से संबंधित फिल्म दिखाना चाहिए, नमूने के रूप में पौधों का उपयोग करना चाहिए, और पौधों का चित्र आत्मक चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें सबसे अच्छा आंसर सुनना है, और सबसे अच्छा आंसर हमारा पहला है। 31 में अगर हम बात करें तो कह रहा है दोस्तों कि एक शिक्षिका ने 10वीं कक्षा में गणित की परीक्षा की घोषणा की। बात मान लेते हैं हम उसकी। विद्यार्थी घर से तैयार होकर परीक्षा देने के लिए आ गए, उन्हें अचानक कार्यालय के काम से बाहर जाना पड़ा। तो शिक्षिका को क्या सलाह देंगे, यानी कि आपको शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी शिक्षिका के लौटने तक परीक्षा करें, मतलब वेट करेंगे, परीक्षा का डेट आगे बढ़ा दें, इसके बाद किसी सहकर्मी से परीक्षा करवाने को कहें या परीक्षा रद्द कर दें। तो आपको देख के भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी दूसरे को कहकर परीक्षा क्या करवा लेंगे, कंसीडर करवा लेंगे। नेक्स्ट वन है 32 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि एक प्रभावित शिक्षक वह है जो ध्यान केंद्रित नहीं, एक प्रभावित शिक्षक वह है जो ध्यान केंद्रित नहीं करता, यानी कि इसमें से चारों में से किस बात पे प्रभावित शिक्षक ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम पूरा करने में तो प्रभावित शिक्षक का तो पहला कर्तव्य है कि आप पाठ्यक्रम पूरा करिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग करने में, हाँ तो ये भी बहुत अच्छा ये भी है, यानी कि ये तो हमारा सही है, ये भी सही है। अधिगम वातावरण बनाने में, यानी क्रिएटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाने में, ये भी सही है। क्रिएटिंग कंपटीशन एमंग द स्टूडेंट, तो ये भी सही है। तो देखिए इसका जो आंसर मैंने कंसिडर किया वो 4 कंसिडर किया। अब आप पूछिएगा कि क्यों, और जहाँ से हम एक क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उन्होंने भी 4 ही क्वेश्चन इसका कलेक्ट किया था आंसर। तो वो RI के हम वेबसाइट से ही कलेक्ट किए हैं एक टीचर से, तो ये 4 ही उन्होंने भी कंसिडर किया। तो
तो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के बीच देखिए इसका मतलब ये आंसर है कि अगर आप विद्यार्थियों के बीच बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माहौल बना देंगे, ठीक है, कंपटीशन का माहौल बना देंगे, तो बच्चे उससे डिप्रेस भी हो जाते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो है कि बच्चों इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। ये जो ऊपर का तीनों है वो सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 दिया हुआ है, बाकी आप अपने स्तर से इसमें सोचिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इस्माइल 13 वर्ष का है, अच्छा, और वह कभी विद्यालय नहीं गया है, ठीक है। वह अपने साथियों के साथ विद्यालय आना चाहता है, ठीक है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि जो बच्चा जितने साल का है उसको उसी क्लास में एडमिशन देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि उसको 8वीं क्लास में दाखिला देंगे, पहली में तो नहीं दे सकते हैं, अभिभावक की इच्छा के अनुरूप भी नहीं दे सकते हैं, परीक्षा लेकर दाखिला देंगे तो यही नहीं। शिक्षा का अधिकार यही कहता ही है कि राइट टू एजुकेशन के हर एक बच्चों को उसके उम्र के अनुसार उसके क्लास में दाखिला दिया जाएगा। तो ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था। कल्पना करें आप दूर दराज के ग्रामीण, ठीक है, एकल शिक्षक विद्यालय में काम करते हैं। मान लीजिए हम लोग कल्पना कर लिए, आप लोग भी कल्पना कीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ खेत में काम करने जाते हैं और रोज़ विद्यालय नहीं आते हैं। तो आपकी समझ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को विद्यालय आने में सहायता करेगा? ठीक है, तो पहला हमारा है कि अनियमित छात्र को सज़ा देंगे। तो सज़ा देने का ऑप्शन तो पहले ही यहाँ पे क्या कर देना है, कट कर देना है। अभिभावक को नोटिस जारी करने के लिए उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे। चलिए इसको हम कुछ देर सोचते हैं। अभिभावक के साथ बातचीत करेंगे, तो बातचीत से भी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और कार्य दिवस में विद्यार्थियों को घर जाएंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पे इसमें हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। इसका आंसर जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है। अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने के लिए उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा इसलिए ये कहा जा रहा है, हमारे समझ से है कि बच्चों को क्या खेत वगैरह में काम कराना मना है, लेकिन तब भी उसके गार्जियन बार बार खेत में लेके चले जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभिभावकों को नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर में हम 50-50 हैं, तो आप भी थोड़ा देखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन है कि कक्षा में चर्चा के दौरान अगर एक विद्यार्थी लगातार व्यवधान उत्पन्न करता है ना, आपको डिस्टर्ब करता है, ऐसा होता भी होगा अगर कहीं आप लोग पढ़ाए होंगे तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों को कक्षा से निकल जाने के लिए कहेंगे। तो प्रैक्टिकली वे में यही करते हैं, हम लोग उसको कान पकड़ते हैं और बाहर भेज देते हैं। लेकिन हम लोग अब बुक के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते। तो पहला तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया, बुक के हिसाब से ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन यही है, उसको मार पीट के बाहर भगा दो, तो 2-4 दिन बाहर खड़ा रहेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को उसके व्यवहार के लिए डांटेंगे। तो चलो इसको कुछ देर के लिए सही मान लेते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये एग्जैक्ट सही आंसर है कि जब कभी भी ऐसा हो रहा है तो हम विद्यार्थियों को क्या करेंगे, उसके कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अतिरिक्त गृह कार्य दे देना भी एग्जैक्ट आंसर सही नहीं हुआ। तो ये दोनों में से एग्जैक्ट आंसर सही है, डांटने वाला भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट वन है दोस्तों 35 के बाद 36 कि बच्चे द्वारा किसे ग्रहण करना निम्नलिखित में शैक्षणिक संस्थाओं का सरोकार होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी कंसर्न विद द चाइल्ड एक्वायरिंग। अच्छा, चाइल्ड क्या सीखे, है ना। तो चाइल्ड क्या सीखे, इसमें आपको तो जीवन का कौशल सीखे, किताबी ज्ञान सीखे, केवल व्यावसायिक कौशल सीखे और केवल सूचना प्रौद्योगिकी कौशल सीखे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या होगा। पहला होगा लाइफ स्किल वो सीखे, ठीक है। अगर वो अपने जीवन जीने की कला सीखता है तो फिर बहुत कुछ आगे वो कर सकता है। नेक्स्ट वन है 37 नंबर कि प्रभावी शिक्षक होना मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रभावी शिक्षक होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? तो पहला बच्चों को ध्यान रखने वाला व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों द्वारा अंकों की उपलब्धि पर, ये भी सही है। कक्षा का अनुशासन बनाए रखने पर और शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात बनाए रखने पर। तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी आप आंसर कंसिडर करिए, ठीक है। लेकिन ये राइट टू एजुकेशन के हिसाब से जो आंसर है वो 4 है ना। लेकिन 4 हमको भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से आंसर क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का 2, 4, 5 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो सबसे हटके है। प्रभावी शिक्षक होने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किस बात पे होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात बनाए रखने पे होना चाहिए, इसका आंसर दे रहा है। नेक्स्ट वन है 38 एक शिक्षक के रूप में अगर कोई विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने पे आधार पे, अच्छा, आपके पक्षपात का आरोप लगाता है ना। ऐसा अक्सर क्लास में होता है, आप लोग भी जब होते होंगे क्लास में तो टीचर पे ब्लेम लगाते होंगे, हम लोग भी लगाते थे। जब हम लोग टीचर थे तो हम लोग भी इस चीज़ को फेस करते थे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज कर दीजिएगा, तो ये तो और जले पे नमक छिड़कने वाला काम हो जाएगा, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। कह रहा है कि आपके प्रति उदंड होने के लिए विद्यार्थियों को सज़ा देंगे, तो सज़ा देने का भी तो प्रावधान नहीं है। संपूर्ण कक्षा के समय विद्यार्थियों का उपहास करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका में तथा कुछ अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये था, यहाँ पे कुछ कट गया, तो उसमें उसके जहाँ जहाँ उसको मार्क्स कटा है हम उसको बताएंगे कि तुम्हारा ये इस वजह से मार्क्स कटा, इस वजह से मार्क्स कटा, इस वजह से मार्क्स कटा, यानी कि मार्क्स कटने का कारण उसको हम समझाएंगे, है ना। मार्क्स कटने का उसको कारण हम क्या करेंगे, बच्चे के सामने ही बताएंगे कि देखो तुम्हारा इसके वजह से ना मार्क्स कटा, अगले बार तुम इसको सुधार लोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसका आंसर जो था 4th नंबर था दोस्तों। 39 है कि एक शिक्षक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के लिए असफल है अगर वह, है ना, एक शिक्षक और शिक्षिका जो है वो क्या कर रहा है, असफल है विद्यार्थियों के लिए, सफल है। अच्छा, यहाँ सफल पूछ रहा है, मैं गलती से असफल पढ़ दिया। तो कब आप उसको सफल टीचर कहेंगे, तो हर विद्यार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है, कक्षा में नोट लिखवाता है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सारे सवाल का समाधान प्रस्तुत करता है, गृह कार्य नहीं देता है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है ए है। आपको पढ़ के पता ही चल रहा होगा कि हर एक बच्चा जैसे सीखना चाहता है, ठीक है, मेक द ईच स्टूडेंट टू लर्न देयर ऑन प्लेस, है ना, अपने हिसाब से उसको सीखने में क्या करता है, मदद करता है। 42 आंसर है। तो 1-2 क्वेश्चन बीच में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज 23 ही क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन शायद नहीं है। तो एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक हो सकता है, कब अच्छा शिक्षक हो सकता है बताइए। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक तभी हो सकता है कि जब वो अच्छा उसमें क्या कर सकता है, रुचि रखता हो। तो इसका आंसर जो है 3rd नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43rd कि एज ए टीचर हाउ यू सी योर रोल, आप एक शिक्षक के रूप में आप अपना क्या कर्तव्य देखते हैं, है ना। तो कक्षा के ऊपर नियंत्रण रखना, बच्चों को कठोर अनुशासन का पालन करवाना, तो ये तो पहले ही इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। उसके संवेदनाओं और भावनाओं को समझना, स्वयं तथा समय तक सीमित रहना, अन्य शिक्षकों को मेलजोल नहीं करना, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो उनकी ये आंसर इसका सही है, उनकी संवेदना और भावनाओं को समझना, ठीक है। एज अ टीचर डू यू सी योर रोल, हम अपने टीचर के हिसाब से ये हमारा अपना रोल हम ये समझते हैं कि हम जिससे मिल रहे हैं या जो बच्चों से मिल रहे हैं, जो टीचर से हम मिल रहे हैं, उनके संवेदनाओं और भावनाओं को समझे हम, ठीक है। और आज का हमारा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी अचानक बीमार हो जाता है तो उसको हम सबसे पहले फर्स्ट एड देंगे। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये यहीं पे हमारा लास्ट हो रहा है 44 पे। और जो अभी 21 नंबर आप क्वेश्चन देखे थे और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में आप देखेंगे दोस्तों। तो ये जो लेक्चर नंबर 14 यानी कि 13, 14, 12 भी शायद इसी में कंसिडर कीजिए, 12, 13, 14 और 15, ये जो लेक्चर नंबर क्वेश्चंस है ये RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT के द्वारा चलाया जाता है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेके आए थे, ठीक है। तो हम आपको इग्नू एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक। इसके बाद BHU का करवा चुके हैं। इसके बाद हम आपको RIE, ठीक है, NCERT का करवा चुके हैं। इसके बाद हम आपको एक सेट झारखंड B.Ed एंट्रेंस का करवा चुके हैं। इसके बाद हम एक सेट आपके बिहार के कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चंस भी करवाए थे प्रीवियस ईयर 2017 का, हाँ 2017 में LNMU जो यूनिवर्सिटी लिया था, इसी का कोई एक पार्ट में किया हुआ है। तो हम समझिए आपको कितना प्रेस्टिजियस कॉलेजेस का B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक करवा चुके थे। तो ये हम 14 तक करवा चुके हैं, 15 में भी यही आएगा लेक्चर, है ना। 15 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 14 है, 15 ये जस्ट इसके बाद साथ साथ जब तक आप देख रहे होंगे तो ये अपलोड रहेगा। तो इतना हम करवा चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारी बात सुनिए, 15 तक हम कर चुके हैं, 16 और जो 17 लेक्चर नंबर होगा दोस्तों वो होगा NOU 2018 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, यानी कि जो पिछला बार बिहार में B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। और ये 16 और जो 17 होगा वो इसका होगा, इसका। अब इसके बाद जो 18, 19 और 20 जो होगा वो हम लोग ये 16, 17 जो कल ही आ जाएगा, है ना, यानी कि 8 तारीख को आ जाएगा। और फिर ये जो 3 लेक्चर है 18, 19, 20, है ना, ये 12 या 13 सितंबर को आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा हम इसलिए आपसे टाइम गैप ले रहे हैं।
तो तब तक बीच में जो यानी कि कल आएगा 8, तो 9, 10, 11 जो बचेगा, 1-2 दिन टाइम बचेगा, उसमें आपके लिए कुछ जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर लिए हैं। अगर आज टाइम मिल जाएगा तो हम आज ही वीडियो बना देंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर हम कल वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप वीडियो नाइट में देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, अगर दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।